हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव फ्रॉम JPIT नालंदा। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थर्मल इंजीनियरिंग का। तो हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 2 का, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक 2.4। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग आज देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या था। तो फर्स्ट लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को बता रहा था कि जो इसमें एक किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, अगर हम जितना एनर्जी जितना मास उसमें हम इनपुट दिए वही एनर्जी या मास मुझे आउटपुट में चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, शॉर्ट में बोलते हैं SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक कंट्रोल वॉल्यूम, एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम कंट्रोल है, एक मास इन है, मास आउट है। मास इन का मतलब जहां से हम एनर्जी को इनपुट दे रहे हैं, मास आउट का मतलब जहां पे मुझे एनर्जी आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हीट और वर्क दो चीज है। हम मास इन में क्या देंगे, हीट को देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे और आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो आपको पढ़ना क्या है इसमें, स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो मुझे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसका कुछ एजम्पशन होते हैं, फंडामेंट कुछ एजम्पशन हम देखेंगे। स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एजम्पशन क्या है, द रेट ऑफ मास ट्रांसफर एट इनलेट और एग्जिस्ट आर इक्वल। जो रेट ऑफ मास ट्रांसफर, रेट ऑफ मास ट्रांसफर क्या होता है, मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम। जो मास पर यूनिट टाइम होगा इनलेट का और एग्जिट का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेकंड है द स्टेट एंड एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट इनलेट exist and in the control volume do not vary with the time। जो उसका एनर्जी ऑफ फ्लूइड है इनलेट पे या एग्जिस्ट में, कंट्रोल वॉल्यूम में टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट होगा। थर्ड है द रेट ऑफ हीट एंड वर्क ट्रांसफर अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम और कांस्टेंट। जो रेट है हीट एंड वर्क का, जो हीट एंड वर्क ट्रांसफर हम करेंगे पूरे सिस्टम में बराबर होगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम लिए हैं, इसके आपको लेफ्ट साइड में है एक डायटम पॉइंट है, डायटम से जो इसका मास इन है उसका डिस्टेंस Z1 है, और जो उसका जो मास आउट है उसका डिस्टेंस डायटम पॉइंट से Z2 है। तो इसमें इनलेट पॉइंट पे प्रेशर P1 है और एग्जिस्ट पे प्रेशर P2 है। प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, जिसको PA से डिनोट करते हैं। सेकंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, इनलेट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है, एग्जिट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब पर केजी। थर्ड है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को इनलेट पे U1 माने हैं और एग्जिट पे U2 माने हैं, जूल पर केसी। स्पेसिफिक टर्म जहां पे आ गया वहां पे है मास से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो स्पेसिफिक आ गया तो जूल पर केजी। फोर्थ है वेलोसिटी, तो इनलेट पे वेलोसिटी को हम C1 माने हैं और एग्जिट पे वेलोसिटी को C2 माने, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डेटम लाइन से हाइट है, एलिवेशन फ्रॉम आर्बिट्रेरी डेटम। इनलेट के लिए Z1 माने हैं और एग्जिट के लिए Z2 माने हैं, जिसका हाइट का डिस्टेंस mm मीटर है। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट का मतलब क्या, मास पर यूनिट टाइम।
तो थ्रू आउट मास क्या होता है, सेम होता है। तो इनलेट पे m1 इज इक्वल टू m और एग्जिट पे m2 इज इक्वल टू m, इसका यूनिट है किलो पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टीम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मास, तो उसका है एरिया A1 है इनलेट पे, एग्जिट पे एरिया A2 है, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। लास्ट है स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी इनलेट पे H1 है, एग्जिट पे H2 है, इसका यूनिट है जूल पर केजी। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर रेट टू द सिस्टम, कितना सिस्टम में हम हीट दे रहे हैं उसको हम Q से डिनोट किए हैं और इसका यूनिट है जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है वर्क ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सिस्टम, हमको वर्क ट्रांसफर रेट मतलब सिस्टम से कितना वर्क मुझे प्राप्त हो रहा है उसको हम W से डिनोट किए हैं और उसका यूनिट है जूल पर सेकेंड। आपका अब उस सिस्टम के हेल्प से हम डिराइव करते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो मुझे एनर्जी कंजर्व है इनलेट पे और आउटलेट पे, जितना एनर्जी हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही एनर्जी मुझे आउटपुट में चाहिए। तो टोटल एनर्जी फ्लो रेट इनटू द सिस्टम बराबर होगा टोटल एनर्जी फ्लो रेट आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो इनपुट में क्या क्या दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं जिसको हम Q से डिनोट किए हैं, प्लस इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं, फ्लो वर्क दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं एट इनलेट, और सेम उसी तरह से आउटलेट होगा, बस चेंजिंग क्या हो जाएगा Q नहीं होगा क्योंकि मुझे आउटलेट में हमको वर्क प्राप्त हो रहा है तो वहां पे W होगा। सेम प्रोसेस एट पॉइंट एग्जिट के लिए हो जाएगा, आउटलेट के लिए हो जाएगा। तो जितने इंटरनल एनर्जी है, फ्लो वर्क है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी का फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। तो Q क्या हो गया, हीट हो गया। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U प्लस PV। तो हम इनलेट की बात करते हैं तो U1 प्लस P1 V1। मास को क्या लिया मैंने, कॉमन ले लिया क्योंकि मास थ्रू आउट सेम है, प्लस इंटरनल एनर्जी क्या लिया U1, ठीक है। फ्लो वर्क क्या हो गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो इनलेट की बात करें तो P1 प्लस V1। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे v के जगह पे हमने वेलोसिटी को c1 माना है, c2 माना है। तो यहाँ पे इनलेट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 गुना मास गुना c1 स्क्वायर। तो मास मैंने कॉमन लिया तो क्या बच गया c1 स्क्वायर बाई 2, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg h होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्लस इंटू हाइट। तो मास कॉमन लिया तो क्या बचा, जेड जी इंटू Z1 को मैंने माना इनलेट के लिए। उसी तरह से आउटलेट पे क्या हो जाएगा, मुझे क्या प्राप्त हुआ, वर्क। तो W प्लस इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट U2, मास में यहाँ भी कॉमन, प्लस फ्लो वर्क P2 इंटू V2, प्लस काइनेटिक एनर्जी C2 स्क्वायर बाई 2, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg G2। तो मास को कॉमन लिया तो G इंटू Z2। अब क्या हो गया कि हम बर्डन और Q को एक साथ रखें तो राइट हैंड साइड से W को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो Q माइनस W बचा, और बाकी सबको हम रीअरेंज किए तो हम मुझे प्राप्त क्या हुआ, U2 प्लस P2 इंटू V2 माइनस U1 प्लस P1 V1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू Z2 माइनस Z1। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H बराबर U प्लस PV। तो Q माइनस W, फिर मास तो कॉमन ही रह गया, तो U2 प्लस P2 इंटू V2 क्या होगा, H2 हो जाएगा। एंथैल्पी एट एग्जिस्ट माइनस U1 प्लस P1 इंटू V1 है तो एंथैल्पी हो जाएगा H1 एट इनलेट, तो M इंटू H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू Z2 माइनस Z1। अब देखिए Q माइनस W सेम रह गया, मास रह गया। अब H2 माइनस H1 क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा H लिखे हैं। उसके बाद C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट G इंटू Z2 माइनस J1 क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस में स्टैटिक फ्लो इक्वेशन को यूज कर उसका हम वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हम मुझे बॉयलर में पढ़ना है कि स्टैटिक फ्लो इक्वेशन हीट फ्लो रेट कितना होता है। तो बॉयलर पहले जानेंगे बॉयलर होता है क्या है। ए बॉयलर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। बॉयलर का फंक्शन क्या होता है, किसी चीज पानी को गर्म करना, वेपर में प्रोड्यूस करना, स्टीम को प्रोड्यूस करना, इसे हम बॉयलर बोलते हैं। तो बॉयलर के लिए हम लोग केस लेंगे कि बर्गडन बॉयलर में जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और थ्रू आउट सब में Z1 Z2 डेटम पॉइंट पर सब कुछ सेम रहता है। तो ऑन यूजिंग दिस कंडीशन, अगर इस कंडीशन को स्टैटिक फ्लो इक्वेशन में जो पिछले स्लाइड में मैंने देखा, अगर उसमें हम लोग पुट करेंगे तो मुझे हीट का जो क्यू का वैल्यू आ जाएगा, हीट फ्लो का वैल्यू आएगा एम इंटू एच टू माइनस एच वन आ जाएगा। तो क्या हो गया बॉयलर के केस में Q इज इक्वल टू एम इंटू एच टू माइनस एच वन। इस फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टीम कंडेंसेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडेंसर बॉयलर के जस्ट अपोजिट होता है। कंडेंसर क्या होता है, स्टीम को कंडेंस करने के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कंडेंसर के केस में भी सेम हम लोग एग्जांपल लेंगे, बर्गडन जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और डेटम लाइन पे इक्वल Z1 इज इक्वल टू Z2। ऑन यूजिंग इस कंडीशन को अगर हम यूज करें स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, तो मुझे Q का वैल्यू आता है एम इंटू एच वन माइनस एच टू। ये ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू एम इंटू एच वन माइनस एच टू। बॉयलर के केस में क्या आया था एच टू माइनस एच वन, यहाँ क्या है एच वन माइनस एच टू। तो ये डिफरेंस दोनों में याद रखना है। नेक्स्ट है नोजल के बारे में देखते हैं कि नोजल में अगर स्टैटिक फ्लो इक्वेशन को मुझे यूज करना है तो मुझे एनर्जी इक्वेशन क्या प्राप्त होगा। तो नोजल के केस में नोजल पहले होता क्या है, ए नोजल इज ए डिवाइस दैट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। नोजल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो मुझे फ्लूइड का वेलोसिटी को बढ़ाने में सहायता करती है, एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर को कम करता है। इन केस ऑफ नोजल इंथैल्पी ऑफ ए फ्लूइड डिक्रीजेज। नोजल केस में क्या होता है, इंथैल्पी घटता है, ऑल्सो प्रेशर ड्रॉप भी होता है, लेकिन फ्लो ऑफ फ्लूइड एसिलेटेड मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ता है। दिस इज जनरली यूज्ड to convert the part of energy of a steam into kinetic energy of a steam supplied to the turbine। किसी भी पावर प्लांट में जो बॉयलर से जो स्टीम होता है, बॉयलर में जो स्टीम बनता है, वो जब टरबाइन का ब्लेड पे स्ट्राइक करता है विथ हाई वेलोसिटी, वो नोजल के हेल्प से ही करता है। तो क्या करता है, दिस इज जनरली यूज टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ स्टीम। एनर्जी ऑफ स्टीम का जो होता है पार्ट्स होता है कुछ, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है स्टीम सप्लाई टू द टरबाइन, और स्टीम को टरबाइन ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करवाता है। तो इस सिस्टम में इस कंडीशन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वर्क डन जीरो, एंड हीट सप्लाइड जीरो। तो अगर हम एनर्जी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, इस वैल्यू को वहां पे हम पुट करेंगे, तो मुझे प्राप्त होता है एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू बराबर एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू। तो आपको कंडीशन याद रखना है नोजल के केस में क्या क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू बराबर एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू। नेक्स्ट है टरबाइन। पहले देखते हैं टरबाइन क्या होता है। टरबाइन एक तरह का डिवाइस है जो डिफरेंट इंडस्ट्री में, पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं। इन ए स्टीम और गैस टरबाइन, स्टीम और गैस इज पास थ्रू द टरबाइन एंड पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। जब अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, जब पंप के थ्रू बॉयलर में वाटर आता है, अब बॉयलर में जो वाटर होता है वो स्टीम में जब चेंज होता है तो विद द हेल्प ऑफ नोजल, वो जो स्टीम होता है टरबाइन के ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करता है। तो स्ट्राइक करने से क्या होता है, वहां पे जो हीट है वर्क में ट्रांसफर होता है। हीट वर्क में कहाँ पे ट्रांसफर होता है, टरबाइन के केस में, टरबाइन पर। और जो उसका जो आउटपुट मिलता है वर्क का, वो जो टरबाइन होता है जनरेटर के साथ लगा रहता है, और दोनों जो दिस आउटपुट ऑफ टरबाइन रन्स ए जनरेटर, जो टरबाइन का आउटपुट होता है जनरेटर के साथ कपल रहता है, और जिसके कारण वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मिलता है। तो अगर इस सिस्टम को अगर एनर्जी इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा, बस जो
जनरल स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो मुझे नया इक्वेशन प्राप्त होगा H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू बराबर H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस W। अब देखो माइनस क्यू और प्लस W ये है मुझे किस पे डिपेंड करता है, साइन कन्वेंशन पे, कि बर्डन बाय द सिस्टम हो रहा है कि बर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, एनर्जी इनटू द सिस्टम हो रहा है कि एनर्जी आउटपुट टू द सिस्टम हो रहा है। तो दिस आर डिपेंड अपॉन साइन कन्वेंशन। तो मुझे इस फॉर्मूला को याद रखना है, ए एनर्जी इक्वेशन को याद रखना है। बस आप कंसेप्ट को याद रखिए कि क्या जब अगर आपको कंडीशन पता हो क्या कि बॉयलर के केस में क्या होता है, कंडेंसर के केस में क्या होता है, टरबाइन के केस में क्या होता है, नोजल के केस में क्या होता है, और उस कंडीशन को आपको याद हो गया तो आप स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन में उसे यूज करके आप अपना नया इक्वेशन बना सकते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत हेल्प करेगा। बस आपको इसमें याद क्या करना है, बस एनर्जी इक्वेशन। अगर एनर्जी इक्वेशन आपको याद रह गया, जनरल डेरिवेशन, तो आपको ऑल टाइप्स ऑफ डिवाइस के लिए आप एनर्जी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसके बारे में हम लोग पढ़ा कि स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद बॉयलर के लिए क्या होता है, नोजल के लिए क्या होता है, कंडेंसर के लिए क्या होता है और टरबाइन के लिए क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।